गुड मॉर्निंग। ज्योग्राफी विषय में आप लोगों ने पढ़ा दोनों तरफ, दोनों खंड ख और खंड ख में भी दोनों तरफ। कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है भूकंप और सुनामी के बीच में, जिसमें आपको आपदा के खंड ख आपदा में से आप लोगों ने पढ़ा। अब हम दूसरे सब्जेक्ट यानी इतिहास की शुरुआत करेंगे। यानी आपको 10th क्लास के इतिहास विषय की शुरुआत करेंगे। अध्याय 1 से यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, पहले तो यूरोप और राष्ट्रवाद दो शब्द हैं यहाँ। यूरोप यानी पश्चिमी जो देश हैं, पश्चिम की पूरे यूरोप पर विश्व का मैप में जो पश्चिम की तरफ आपको यूरोप देश हैं, इसमें इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सारे जो देश आते हैं इनको हम यूरोप बोलते हैं। उसके बाद है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या कहलाता है? तो राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति एक नई चेतना का जागृत होना या नई सोच का जागृत होना, ये राष्ट्रवाद कहलाता है। अपने देश के प्रति नई चेतना या विश्वास या सोच का जागना या जागृत होना, ये राष्ट्रवाद कहलाता है। आज जो आप आधुनिक विश्व देख रहे हैं, पूरे विश्व जो एक गणतंत्र के रूप में है, जो एक स्वतंत्र देश के रूप में सारा बना हुआ है, ये आपको राष्ट्रवाद की देन है और कहीं ना कहीं ये राष्ट्रवाद का फल है। यानी हम जानते हैं कि विश्व के बहुत सारे देश किसी न किसी देश के उपनिवेश में थे या किसी न किसी देश का उन पर साम्राज्यवाद चल रहा था। जैसे भारत पे भी अंग्रेजों का साम्राज्यवाद चल रहा था। लेकिन राष्ट्रवाद की भावना ने अपने देश के प्रति भावना जो जागृत हुई, नई चेतना जागृत हुई, नई सोच जागृत हुई, उसी का प्रतिफल है कि आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं। यानी राष्ट्रवाद ने किसी भी विशेष भौगोलिक या परिवेश में या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता के रूप में बांध देती है। यानी एक भौगोलिक, एक परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है, वो राष्ट्रवाद कहलाती है। यानी हम आपस में लड़ रहे हैं, उदाहरण स्वरूप हम आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही भारत देश की बात आती है तो हम सभी आपस में खड़े रहते हैं कि नहीं, भारत के लिए हमको लड़ना है। तो हम आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जैसे इंडिया का मैच होता है किसी और देश के द्वारा, तो हम पूरे लोग इंडिया के सपोर्ट में आ जाते हैं। तो ये एक राष्ट्रवाद की भावना है जो आपको नई सोच के लिए प्रेरित करती है, नई विश्वास के लिए प्रेरित करती है, नई चेतना जगाती है। अब हम आपको शिक्षा है यूरोप में राष्ट्रवाद। यानी यूरोप जो थे, यूरोप के देश, उसमें राष्ट्रवाद की भावना कैसे जगी, क्यों जगी और उसका परिणाम क्या हुआ, उसका प्रतिफल क्या हुआ, किनके द्वारा राष्ट्रवाद की भावना सफल हुई या जगी, ये सब सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आपको पहला है राष्ट्रवाद की भावना का बीज आप लोगों को यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही लग गया था। यानी पुनर्जागरण का जो 14वीं शताब्दी के बाद जो पुनर्जागरण काल का आया था, 15वीं शताब्दी से, उसको हम पुनर्जागरण काल कहते हैं। क्योंकि 5वीं शताब्दी से लेकर और 14वीं शताब्दी तक तो वो अंधकार युग कहा जाता है। उस युग में कहीं कुछ हुआ नहीं, लेकिन जब 15वीं शताब्दी से नए नए देशों की जब खोज हुई, नए नए देश सामने आए, तो उसको पुनर्जागरण काल से कहा जाता है। और उस समय से धीरे धीरे लोग एक दूसरे के बाद में जाने, एक दूसरे देशों का गमन शुरू हुआ और उसको पुनर्जागरण काल हम कहते हैं। पुनर्जागरण काल से ही राष्ट्रवाद की भावना की शुरुआत हो गई थी। लेकिन 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति जो हुई, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति इसका मुख्य कारण था। इसका मुख्य कारण था और इस फ्रांसीसी कारण से पूरे विश्व में राष्ट्रवाद की भावना, यानी पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना
धीरे धीरे जगनी शुरू हो गई। और 19वीं शताब्दी के आते आते यह पूरे यूरोप में एक आक्रामक रूप में आ गई, यानी पूरे यूरोप के हर देश में राष्ट्रवाद की भावना की एक लहर दौड़ गई और हर देश अपना गणतंत्र होने के लिए मजबूर था। अंदर में आंदोलन होने शुरू हो गए और वहाँ राष्ट्रवाद की भावना तेजी से प्रसार होने लगी। इसके जब राष्ट्रवाद की भावना फैली तो इसके जो परिणाम हुए वो भी एक युगांतकारी हुए, वो भी एक अच्छे परिणाम हुए। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास फ्रांस की क्रांति और उस समय जो थे नेपोलियन, तत्कालीन जो थे नेपोलियन, उनके आक्रमणों की देन है, यानी नेपोलियन का आक्रमण और फ्रांस की राजक्रांति ये राष्ट्रवाद की भावना में सबसे अहम भूमिका निभाती है। नेपोलियन के आक्रमण में और फ्रांस की राजक्रांति ने किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति को एक विशेष वर्ग से जो वर्ग शासन चलाता था उस वर्ग से बाहर निकालकर ये सड़कों अखबारों का ये वस्तु बना दिया, यानी सड़कों अखबारों का ये एक चीज बना दिया जो इसको लोग जानने लगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद की क्या महत्व है। उसके बाद यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के आक्रमण, चूंकि नेपोलियन जो था वो एक उदारवादी नेता था, उसके आक्रमणों ने कई क्षेत्रों में राष्ट्रवाद की भावना फैला दी और उसका आक्रमण राष्ट्रवाद की भावना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। नेपोलियन के आक्रमणों के कारण यूरोप के कई क्षेत्रों में एक नया युग का संदेश पहुंचा कि एक नया युग बनने वाला है उनके आक्रमणों के द्वारा। इसमें नेपोलियन ने जर्मनी और इटली को भौगोलिक नाम से परिधि से बाहर निकालकर, यानी इटली और जर्मनी को अपने वास्तविक जो थे नाम से उनसे निकालकर जो आधुनिक राजनीति उसकी रूपरेखा प्रदान की। यानी जिस तरह इटली और जर्मनी को जाना जाता था, जब नेपोलियन के आक्रमण शुरू हुए तो उसने उस एक वर्ग से बाहर निकालकर एक नया नाम दिया, एक नया सोच दी, नए युग की शुरुआत की। और तब जाकर जर्मनी और इटली का एकीकरण का रास्ता साफ हुआ, यानी जर्मनी और इटलीकरण की जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ, सही हुआ। लेकिन फ्रांसीसी और यूरोप के अन्य देश में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ की जगह देशभक्ति जो थी नेपोलियन के आक्रमण के द्वारा, वो जर्मनी और इटली के कई क्षेत्रों में अपने देशभक्ति के रूप में लोग सामने आए। उनमें भी अंदर राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे जगनी शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे राजा थे, कई ऐसे छोटे छोटे प्रांतों के राजा थे जो इस चीज को दबाना चाहते थे, यानी वो प्रतिक्रियावादी थे। प्रतिक्रियावादी करने का मतलब जो व्यवस्था पहले थी, राजा था, राज्य करता था, अपना साम्राज्य चलाता था, जो समझेगा वही न्याय होगा, उस व्यवस्था को वो लगाना चाहते थे। लेकिन नेपोलियन के आक्रमण ने इस सारी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। लेकिन कुछ नेता थे, कुछ राजा थे, कुछ शासक थे जो चाहते थे कि पुरानी व्यवस्था बनी रहे। इसी के कारण उन्होंने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में सम्मेलन हुआ। उसमें आपको यूरोप की सारी विजयी शक्तियां जो थी, जितने भी विजयी लोग थे, वो सारे उसमें एकत्रित हुए और इस सम्मेलन का, इस बैठक का एक ही उद्देश्य था कि जो पुरानी व्यवस्था है उस व्यवस्था को कायम करना। क्योंकि नेपोलियन के आक्रमणों ने उस व्यवस्था को तहस नहस कर दिया था, उस व्यवस्था को भंग कर दिया था। इसलिए वो चाहते थे कि इसी तरह की व्यवस्था फिर लागू हो। सन 1815 ईस्वी में
वीना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो मेटरनिक ने किया, उसकी अध्यक्षता, उसकी मेजबानी उसी के द्वारा ये सारी व्यवस्था की गई थी। मेटरनिक क्या था, वो एक प्रतिक्रियावादी नेता था। वो चाहता था मेटरनिक कि जिस तरह की शासन पहले थी उसी तरह की शासन आज भी हो, यानी प्रजातंत्र का विकास हो, जिसको नेपोलियन के आक्रमणों ने और फ्रांसीसी की राजक्रांति ने समाप्त कर दिया था। तो मेटरनिक चाहता था कि पुरानी व्यवस्था ही बनी रहे और इसी कारण से फ्रांस की क्रांति संभव हो पाए। इसको देखते हुए इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने उसको कई राज्यों में बांट दिया और आपको हर राज्य को अलग अलग शासक के रूप में उसको बांट दिया गया ताकि वो हमारे शासन में बनी रहे। जिसमें आपको टस्कनी का जो चांसलर था उसको हैब्सबर्ग को दे दिया गया और भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको अन्य चांसलरों के रूप में विभाजित कर दिया। लेकिन ये व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना की पूरी लहर दौड़ गई और लगभग सभी देश इससे प्रभावित होना शुरू हो गए। इसी समय फ्रांस की राजक्रांति हो गई। फ्रांस की राजक्रांति ने भी इसमें उत्प्रेरक का काम किया और ये जो आंदोलन थे, ये जो सोच थी, ये जो भावना थी, वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई। आज के लिए आपके वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे जुलाई 1830 की क्रांति और भी कई क्रांतियां हैं जो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में सफल रही। ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण किसके द्वारा हो गया, किसके द्वारा हुआ, ये सारी बातें हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद। आप लोग किताब जरूर पढ़िए। किताब पढ़िएगा तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। वीडियो देखिए, किताब पढ़िए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।